हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 12 वालों के लिए जैव अणु जो कि बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है। बायो केमिस्ट्री, जैव रसायन इसका टॉपिक है। उसका लेक्चर नंबर 2 है। इसके पहले आपने पढ़ा है लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 में आपने क्या पढ़ा है? ठीक इसके पहले जो आपने पढ़ा है एल्डोज मोनोसैकेराइड्स के बारे में। मोनोसैकेराइड्स को उनमें उपस्थित क्रियात्मक समूह के आधार पर दो कैटेगरी में पढ़ेंगे, एल्डोज और कीटोज। ठीक है, एल्डोज किसे कहेंगे आप? कि जब एल्डिहाइड मुख्य क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड हो तो एल्डोज होगा, और जब मुख्य क्रियात्मक समूह कीटोन हो तो कीटोज होगा। अब कार्बन की संख्या देख लो। अगर एल्डोज में कार्बन की संख्या 3 है तो आप क्या बोलेंगे? एल्डोट्रायोज। अब 3 अगर कीटोन में होगा तो क्या होगा? कीटोट्रायोज। आपको वहां थोड़ा सा मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि अगर मान लो, देखो, अगर ट्रायोज शुगर नहीं है, ट्रायोज शुगर, तो उसका फार्मूला होगा C3H6O3। चाहे एल्डोट्रायोज हो चाहे कीटोट्रायोज हो, फार्मूला ये होगा। बस फार्मूला तो ये होगा, लेकिन जब आप उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, एल्डोज का मैंने आपको स्ट्रक्चर बनवाया है, CHO CHOH N बार और CH2OH। वहां आप N का मान रखेंगे 1 2 3 4 ऐसे रखेंगे। अगर ट्रायोज शुगर का फार्मूला आपको लिखना है तो ये होगा, लेकिन आपको इससे ये नहीं पता होगा कि एल्डोट्रायोज है कि कीटोट्रायोज है, क्योंकि क्रियात्मक समूह वगैरह है नहीं। स्ट्रक्चर से आपको पता चल जाएगा, कि वो एल्डोट्रायोज है या कीटोट्रायोज है। मान लो अगर टेट्रोज आ जाए, क्या आ जाए? टेट्रोज शुगर, तो उस केस में इसका होगा C4H8O4। ये टेट्रोज का होगा। मान लीजिए आपसे बोल दे पेंटोज शुगर, तो उसका फार्मूला क्या होगा? C5H10O5। आपसे कह दिया जाए हेक्सोज शुगर, तो हेक्सोज का क्या होगा? C6H12O6। अगर आपने टेट्रोज कहा, ये टेट्रोज शुगर का फार्मूला है। ठीक है, टेट्रोज शुगर। यहाँ एल्डो हो सकता है, एल्डो टेट्रोज, और कीटो टेट्रोज हो सकता है, अगर क्रियात्मक समूह आप जान ले तो। ऐसे ये भी हो सकता है एल्डो पेंटोज और कीटो पेंटोज, ये हो सकता है एल्डो हेक्सोज और कीटो हेक्सोज। अगर एल्डो हेक्सोज हुआ, उसकी कैटेगरी में आप पढ़ते हैं ग्लूकोज के बारे में, गैलेक्टोज के बारे में, मैनोज के बारे में। एल्डो हेक्सोज में ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज के बारे में पढ़ा जाता है। अभी मैं इनकी स्ट्रक्चर्स में हल्का डिफरेंस बताऊंगा आपको कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर्स में, गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर्स में और मैनोज की स्ट्रक्चर्स में क्या डिफरेंस होता है। इनका नॉर्मली स्ट्रक्चर यही बनाते हैं कि CHO CHOH 4 बार और CH2OH, CHO CHOH 4 बार और CH2OH। ये एल्डोहेक्सोज का होता है। सामान्य एल्डोहेक्सोज का फार्मूला है, स्ट्रक्चर है। उसमें आप किसके बारे में पढ़ सकते हैं? ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मैनोज। और भाई एक है कीटोहेक्सोज के बारे में आप केवल कीटोहेक्सोज में केवल फ्रक्टोज के बारे में आप पढ़ेंगे। इतना आपने पढ़ा हुआ है इसके पहले वाले लेक्चर में। आज चर्चाएं होंगी किसके बारे में? ग्लूकोज के बारे में, अलग से ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। अब इसकी जो स्ट्रक्चर देखो, ग्लूकोज की 2 प्रकार की स्ट्रक्चर है, 2 प्रकार की संरचनाएं संभव है। एक जो रिएक्शंस में यूज होती है, और एक वास्तविक संरचना जिसमें HOH की पोजीशन वास्तव में दिखाया जाता है। रिएक्शंस में यूज होने वाली स्ट्रक्चर्स, और जो है हाँ, उसको बोलते हैं ना कि HOH की वास्तविक पोजीशन की, OH लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा, H लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा। OH का पोजीशन देखिए आप लोग, लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर्स बनेंगी ये वास्तविक संरचनाएं होंगी। तो अभी वास्तविक की बात नहीं हो रही है, अभी ग्लूकोज की रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे आप। तो ग्लूकोज के रिएक्शन के दौरान आप ग्लूकोज की इस प्रकार की स्ट्रक्चर्स का यूज करेंगे, CHO CHOH 4 बार और CH2OH। ये रिएक्शन के लिए यूज होगा। तो ध्यान दें आप, सबसे बड़ी पहली बात ग्लूकोज के बारे में क्या है कि ग्लूकोज जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था में भी ग्लूकोज के रूप में पाया जाता है, या संयुक्त अवस्था मतलब सेलुलोज में, स्टार्च में ग्लूकोज ही पाया जाता है। सेलुलोज, स्टार्च, इन सब में संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, और यह मीठे फलों, शहद में, इस सब में पाया जाता है, शहद वगैरह में पाया जाता है। ये जानते रहिए आप। सबसे बड़ी बात है ग्लूकोज के निर्माण की विधि। ग्लूकोज को आप कैसे बनाएंगे?
तो ग्लूकोज के निर्माण की विधियां क्या है? सबसे पहले सुक्रोज से अगर आप बनाना चाहें, आप माल्टोज से बना सकते हैं, माल्टोज से भी बना सकते हो। तो माल्टोज में भी जल अपघटन कराना पड़ेगा आपको, वहां एंजाइम चाहिए होगा, माल्टेज एंजाइम, या वही जल अपघटन कराइए आप लोग। एंजाइम की उपस्थिति में कराएंगे जल अपघटन, तो माल्टोज से आपको ग्लूकोज मिल सकता है। माल्टोज से क्या मिल सकता है? ग्लूकोज। लेकिन फिलहाल इसकी बात करें, ये बड़ा कॉमन है, सुक्रोज, जिसका नाम है केन शुगर, केन शुगर, गन्ने की शर्करा, ठीक है। तो सुक्रोज को अगर आप अम्ल HCl अथवा H2SO4 के एल्कोहलिक विलयन में, एल्कोहल में सब रहेंगे, एक साथ गर्म करेंगे तो समान मात्रा में क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज। अगर आपने सुक्रोज को जल के साथ, ठीक है, एल्कोहलिक जल है, मान जानते रहो, ये रिएक्शन याद रखें आप लोग, अम्ल की उपस्थिति में गर्म करेंगे, ठीक है, तो आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है समान मात्रा में। अगर 1 मोल ग्लूकोज है तो 1 मोल क्या मिलेगा? फ्रक्टोज। दूसरा है स्टार्च या सेलुलोज से। अगर आप स्टार्च या सेलुलोज को लेते हैं, उसका जल अपघटन कराएंगे तो वही सेम प्रोसेस होगा, अम्ल वगैरह रहेंगे, अम्ल वगैरह रहेंगे। और इसके अलावा ये, इसकी तुलना में ये बेहतर मेथड है, ग्लूकोज के निर्माण की ये बेहतर मेथड है। अगर आपको ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज बनाना है तो आप इस प्रोसेस का यूज करेंगे। आपको ज्यादा मात्रा में बनाना हो ग्लूकोज तो आप इस प्रोसेस का यूज करेंगे। आप स्टार्च या सेलुलोज का जल अपघटन कराएंगे अम्ल की उपस्थिति में, तो आपको औद्योगिक स्तर पर ज्यादा मात्रा में क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज। ये स्टार्च या सेलुलोज का फार्मूला है C6H10O5N। एन का मान जो है 100 से ज्यादा है, जानते रहिए आप लोग। और यहाँ पे उतना ही जल जोड़ा जाएगा, NH2O जोड़ेंगे आप, तो जितना जल जोड़ेंगे उतना ही क्या मिलेगा आपको? ग्लूकोज। तो बहुत ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज मिलेगा। स्टार्च से क्या मिलेगा? बहुत ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज। और यहाँ कंडीशन बता दिया गया कि अम्ल लेना है, एक कंडीशन बता दिया गया है कि आप अम्ल लेंगे और साथ में जो ताप है 393 केल्विन ताप रहेगा, और दाब थोड़ा बहुत रहेगा, 2 से 3 ATM, अल्प दाब रहेगा, दाब रहेगा 2 से 3 ATM दाब, और 393 केल्विन ताप पर स्टार्च। कंडीशन स्पेसिफिक है, ये विशेष कंडीशन है, आपको इसको ध्यान में रखना है कि स्टार्च या सेलुलोज का अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन कराएंगे, इतना टेम्परेचर होना चाहिए 393 केल्विन, और 2 से 3 ATM क्या होना चाहिए? दाब। तब आपको ग्लूकोज मिलेगा, ज्यादा मात्रा में आपको मिलेगा ग्लूकोज। अब इसके बाद बात हो रही है ग्लूकोज की स्ट्रक्चर्स के बारे में। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ने के बाद आप पढ़ेंगे ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। तो देखो ग्लूकोज एल्डोहेक्सोज है, सबसे बड़ी बात हेक्सोज शुगर ग्लूकोज है। तो हेक्सोज शुगर का फार्मूला होता है क्या? C6H12O6। चाहे फ्रक्टोज हो, चाहे ग्लूकोज हो, चाहे मैनोज हो, चाहे गैलेक्टोज हो, सभी का फार्मूला ये होगा। तो अगर ग्लूकोज की बात करेंगे तो इसका अणुसूत्र ये है, ठीक है, अणुसूत्र ये है। और ये बताया कि ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज शुगर है, आप जानते हैं, ग्लूकोज में एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह। और इसके अलावा इसे डेक्स्ट्रोज कहते हैं, जानते हैं डेक्स्ट्रोज क्या है? ग्लूकोज एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। आपको बताया गया है कि ग्लूकोज दक्षिण ध्रुवण घूर्णक पदार्थ होता है। ग्लूकोज क्या होता है? दक्षिण ध्रुवण घूर्णक पदार्थ या दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसीलिए इसको डेक्स्ट्रोज कहा जाता है। डेक्स्ट्रोज, ये थोड़ा जानते हैं, बड़ा बेहतर वर्ड है। शुगर तो है ही, आपको मैंने ये पॉइंट दिखाया है ना, जितने भी शुगर होते हैं उनमें अनुलग्न के रूप में क्या लगा होता है? OSI। नहीं बताया गया है, आप ये चीज जान लीजिए कि जितने भी शुगर होते हैं, शुगर में अनुलग्न के रूप में क्या लगा होता है? OSI। तो ये शुगर है ही, OSI, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, लैक्टोज, ठीक है, माल्टोज, ये सब चीजें हैं, सुक्रोज, ये सब शुगर है, ठीक है। तो जो शुगर होते हैं उनके लास्ट में OSI लगा है, तो ग्लूकोज एल्डोहेक्सोज शुगर है, इसको डेक्स्ट्रोज भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक पदार्थ होता है या यौगिक होता है। इसके बाद आप इसके पढ़ेंगे इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं के विषय में, और रासायनिक अभिक्रिया में ग्लूकोज का यही फॉर्म यूज करें आप। ये वास्तविक फॉर्म नहीं है ग्लूकोज का, लेकिन इसी फॉर्म का यूज करें। तो देखो, सबसे बड़ी बात है कि HI के साथ अगर गर्म किया जाए, HI के साथ अभिक्रिया ग्लूकोज की कराएंगे, तो ग्लूकोज को अगर आप HI के साथ गर्म करते हैं
लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, तो वो क्या करेगा, जो एच होगा ना, वो एक अपचायक पदार्थ है। अपचायक का मतलब उसके पास हाइड्रोजन देने की क्षमता होती है, हाइड्रोजन वो दे सकता है। ऑक्सीकारक पदार्थ ऑक्सीजन देगा और अपचायक पदार्थ क्या देगा, हाइड्रोजन। तो एच जो होता है अपचायक पदार्थ होता है। लाल फास्फोरस की उपस्थिति में एच के साथ जब गर्म करते हैं तो क्या देता है, नॉर्मल हेक्सेन। क्या उत्पन्न करता है, नॉर्मल हेक्सेन। अब कैसे उत्पन्न करता है वो मैं समझा रहा हूं आपको, थोड़ा इसको मिटा दूं तो ध्यान दिया। अगर आपने ले लिया, ये तो बाहरी बातें हैं आपके लिए, ये समझें आप। अगर आपने ग्लूकोज लिया है CHOH 4 बार, और क्या लेंगे CH2OH, ये ग्लूकोज है, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान दो, एच के साथ गर्म करते हैं रेड फास्फोरस की उपस्थिति में, एच के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में गर्म किया जाएगा, तो समझिए आप लोग ना, ये बहुत ज्यादा मात्रा में देता है क्या, हाइड्रोजन। जितना चाहिए उतना यूज करो। तो जानते हैं क्या होता है, आप इसको चाहो ऐसा लिख सकते हो ना, C+OH। तो जानते हैं ये इसको तोड़ता है, 2H यहां देगा, 2H यहां देगा, H2O निकल जाए। तुम छोड़ो उसको, क्या क्या, और उसको छोड़ो, आप बस H यूज करते जाइए। बस आप समझिए कि O को हटा के H लगाना है, O वगैरह को हटा के क्या लगाना है, H। ये जानते रहिए आप। तो ये हटेगा, 2H इधर मिलेगा, H2O निकल गया, छोड़ो उसको। फिर आपको यह पूरा मतलब CH3 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एक H और 2H इधर, CH3 मिल जाएगा। और इसके बाद देखो, अब ना H को नहीं हटाना है, OH को हटा दीजिए आप। तो जब OH को हटाओगे ना, एक H इधर दिया जाएगा और एक H का निकल जाएगा, H2O। और 4 है, 4 CHOH बॉन्ड है, तो आप 4 H देंगे इधर और 4 उधर H देंगे, तो 4 उधर H2O निकलेगा, एक H2O ऊपर निकला है, ठीक है। और आप सोचे नहीं कि कहां से मिला है, सब ये देगा, जितनी की आवश्यकता होगी सब देगा। तो समझिए 4H इधर दिया गया, 4H कुल मिला के इधर दिया गया। इसके बाद एक H इधर दिया जाएगा और एक H इधर। अब आप सोचें आपने कितना H यूज किया है, आपने यूज किया है क्या, 4 4 4 8, 8 4 12, 12 2 14 H यूज किया है आपने, 14 H यूज किया है। तो देखो अगर बैलेंस करके लिखना है तो तुम 14 H लगा दो, 14 HI लगा दो, कोई दिक्कत है नहीं, सब देगा ये, सब देगा ये, सभी H लगा दीजिए आप। अब बचा I2, मतलब I बचेगा, क्या बचेगा I, तो किस रूप में निकल जाएगा, I2 के रूप में। 7 ठो देखो, 7 I2 निकल जाएंगे। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, हालांकि बैलेंस इक्वेशन आपको लिखना नहीं है, जानते रहो बस। 7 ठो क्या निकल जाएगा, I2, और क्या निकल जाएगा, एक H2O और 4 H2O, और एक कितना H2O, 5 H2O निकल जाएंगे। 7 I2 निकलेगा, 5 H2O, और आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा CH3 CH2 कितनी बार, 4 बार, यही तो होगा। CH हो जाएगा, CH है, एक H जाएगा CH2, ऐसे हर बार जाएगा, तो हर बार CH2 मिलेगा, 4 बार मिलेगा, और इधर CH3 मिलेगा, नीचे क्या मिलेगा, ये CH2 और H क्या हो जाएगा, अच्छा H2O कितनी बार, हो H2 6 बार निकलेगा, ओ हाँ, ये ध्यान, ठीक ठीक। फिर यहाँ CH3 निकल जाएगा। आपसे ऐसा लिखो या सीधा ऐसा लिखो, यही तो है नॉर्मल हेक्सेन, 6 कार्बन की सीधी श्रृंखला है, 6 कार्बन की सीधी श्रृंखला है। आप चाहो तो इसको ऐसा बना लो, 6 कार्बन ऐसे, कितना, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 6, या आप यहां शुरू करो तो इधर कर दो, जो भी समझे आप लोग। चलो ऐसे ही करता हूं मैं, 6 कार्बन मिला है, चाहे इसको लिखो चाहे इसको लिखो, ये दोनों क्या है, नॉर्मल हेक्सेन। समझ पा रहे हैं आप लोग। अभी देखो मैं बैलेंस करके लिखना उतना जरूरी है नहीं, तुम इतना रटो बस, कि ग्लूकोज को एच के साथ गर्म किया जाएगा तो नॉर्मल हेक्सेन मिलता है। अब कैसे मिला वो मैं तुमको समझा दी, तुम ये इससे रट लो, कोई दिक्कत नहीं। कितना एच लगाना है कितना नहीं, ये सब छोड़ो, बस तुम जान लो नॉर्मल हेक्सेन मिलेगा।
नॉर्मल हेक्सेन में क्या है, 6 कार्बन की सीधी श्रृंखला है। नॉर्मल हेक्सेन में क्या है, 6 कार्बन की सीधी श्रृंखला है। तो इस अभिक्रिया द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए पाए जाते हैं। इस अभिक्रिया से क्या स्पष्ट होता है, इस अभिक्रिया से यह स्पष्ट होता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन की सीधी श्रृंखला पाई जाती है। सीधी को आप रिजु कह सकते हैं, रिजु श्रृंखला। समझ पा रहे हैं? अभी और देखो, अभी समझो। ये तो लिख लिया होगा आपने कि नहीं लिखा है? ये लिख लिया ऊपर वाला बात। अच्छा देखिए, अब देखो, मान लीजिए अब कोई के एक तो आपने कर लिया कि चलो ग्लूकोज में 6 कार्बन की सीधी श्रृंखला पाई गई। अब इसके बाद ग्लूकोज में ना आपको इसके बाद ये स्पष्ट करना है कि ग्लूकोज में C डबल बॉन्ड O पाया गया है, उसको बोलते हैं कार्बोनिल समूह। क्या आप क्या स्पष्ट करेंगे, कार्बोनिल समूह। और कार्बोनिल समूह 2 प्रकार का होता है, वो एल्डिहाइड भी हो सकता है, वो कीटोन भी हो सकता है। आप ऐसे रिएक्शन दिखाएंगे कि पहला रिएक्शन ये है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन की सीधी श्रृंखला पाई जाती है। दूसरे रिएक्शन में आप ये स्पष्ट करेंगे कि ग्लूकोज में C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल समूह पाया जाता है। और तीसरे रिएक्शन में ये स्पष्ट करेंगे कि वो कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड है, ना कि भाई एल्डिहाइड ही है। आपको ये स्पष्ट करना पड़ेगा, कैसे किसी अभिक्रिया के द्वारा यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि वो जो है, जो C डबल बॉन्ड O है कार्बोनिल समूह है, वो एल्डिहाइड है, कीटोन नहीं। इतना पढ़ लेंगे आप। इसके बाद एक और बात, अब देखो ये जो यहाँ एल्कोहल नहीं CHOH, मान लीजिए ये जो एल्कोहल है वो सेकेंड डिग्री का एल्कोहल है। जैसे CHOH जो नहीं, इसकी उस तरफ भी कार्बन, इस तरफ भी कार्बन है, ये सभी सेकेंड डिग्री पे है। ये सेकेंड डिग्री का एल्कोहल है ना, CHOH बॉन्ड पाया गया है, वो सेकेंड डिग्री का एल्कोहल है, क्योंकि भाई उधर भी कार्बन है, दोनों तरफ कार्बन है, सेकेंड डिग्री का है। लेकिन ये कौन सा है, ये तुम्हारा फर्स्ट डिग्री का एल्कोहल है। तो तुमको अभी एक अभिक्रिया से यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि ग्लूकोज में क्या पाया जाता है, फर्स्ट डिग्री एल्कोहल। एक प्राथमिक एल्कोहल कार्बन पाया जाता है, प्राथमिक एल्कोहलिक कार्बन। कितना स्पष्ट कर लिया आपने? क्या क्या स्पष्ट करेंगे आप? पहला स्पष्ट किया कि ग्लूकोज में 6 कार्बन की सीधी श्रृंखला पाई जाती है। दूसरा अभी मैं स्पष्ट कराऊंगा कि ग्लूकोज में C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल समूह पाया जाता है। और तीसरा मैं ये स्पष्ट कराऊंगा कि वो कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड है, ना कि कीटोन। और चौथा क्या स्पष्ट कराया जाएगा कि ग्लूकोज में एक प्राथमिक एल्कोहलिक ग्रुप पाया जाता है, प्राथमिक एल्कोहलिक ग्रुप। और उसके बाद अगला क्या स्पष्ट कराएंगे कि ग्लूकोज में 5 OH समूह पाए जाते हैं ना कुल मिलाकर, इसको भी स्पष्ट करना पड़ेगा। कितनी रिएक्शन आप पढ़ेंगे ग्लूकोज की, ठीक है? तो देखो ध्यान से, अगला क्या है, अगला आप लिखेंगे कि ग्लूकोज को या ग्लूकोज की अभिक्रिया HCN, इसका नाम है हाइड्रोजन साइनाइड, अथवा HCN अथवा NH2OH के साथ NH2OH के साथ कराने पर क्रमशः साइनोहाइड्रीन क्या प्राप्त होता है, साइनोहाइड्रीन। जानते हैं साइनोहाइड्रीन क्या है? अगर किसी कार्बन पे OH भी लगा हो, CN भी लगा हो, कोई कार्बन ऐसा है जिसके पास OH भी लगे हो और क्या लगे हो, CN भी लगे हो, तो आप उसको बोल सकते हैं साइनोहाइड्रीन, ठीक है? तो साइनोहाइड्रीन तथा ऑक्साइम कह सकते हैं, प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया यह स्पष्ट करती है, यह अभिक्रिया स्पष्ट करती है कि ग्लूकोज में अच्छा देखिए ध्यान से, यही लिखा था आपने ना कि अभिक्रिया कराने पर ग्लूकोज की HCN अथवा NH2OH से तो आपको क्या मिलता है, साइनोहाइड्रीन
तथा ऑक्सीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया से क्या स्पष्ट होता है? इस अभिक्रिया से स्पष्ट होता है कि ग्लूकोज में क्या पाया जाता है? कार्बोनिल समूह, सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, जैसे देखो, ध्यान दें आप अगर आप ग्लूकोज देते हैं, ग्लूकोज CHO, जिसको सी डबल बॉन्ड OH लिखें आप लोग, इसके बाद CHOH 4 बार, CHOH 4 बार, इसके बाद CH2OH, ये ग्लूकोज है आपका। अगर आप इसकी अभिक्रिया HCN से कराएंगे, ये टूटता है, देखो टूटेगा ऐसे ना, प्लस माइनस, ये टूटेगा H प्लस CN माइनस। तो जानते हैं क्या होता है? आपको मिलेगा OH और ये CH है ही, ठीक है, मतलब देखो ध्यान से, CH को पास में कर दो, कोई दिक्कत नहीं। OH मिलेगा और उसी कार्बन के साथ आपको CN मिल जाएगा। कार्बन प्लस आया है, प्लस कार्बन पे आया हुआ है, तो प्लस वाले के पास कौन जुड़ जाएगा? CN। तो यही तो है, C के पास OH और CN दोनों आ जाएंगे, तो उसी का नाम साइनोहाइड्रीन है, और ये हाइड्रोजन साइनाइड है, हाइड्रोजन साइनाइड है। अगर आप ग्लूकोज की अभिक्रिया HCN से कराते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड से कराते हैं, तो आपको मिलता है CH कर लो, चलो पास में क्या दिक्कत है, OH और CN मिल जाएगा, और इसके बाद क्या मिलेगा? CHOH 4 बार, और ये CH2OH, इसका नाम है साइनोहाइड्रीन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन, या सीधा लिखो साइनोहाइड्रीन, साइनोहाइड्रीन प्राप्त होता है। अगर आप ग्लूकोज की अभिक्रिया किससे करा दे भाई? आप हाइड्रोक्सिल एमीन से कराइए। किससे कराएंगे? हाइड्रोक्सिल एमीन, NH2OH इसका नाम है। ये आपने रिएक्शन पढ़ा है, हाइड्रोक्सिल एमीन। तो जानते हैं क्या होता है? ये निकल जाता है, H2O निकल जाता है, आपको अगर याद हो तो H2O निकल जाएगा, आपको मिलेगा C डबल बॉन्ड NOH, फिर H रहेगा, CHOH 4 बार, इसके बाद आपको मिलेगा CH2OH, इसी को आप बोलते हैं ऑक्साइन, इसका पूरा नाम ग्लूकोज ऑक्साइन हो जाएगा, इसका ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन इसका नाम होगा, पूरा नाम इसका नाम होगा ग्लूकोज ऑक्साइन। आपको ऑक्साइन पता होना चाहिए ना, ऑक्साइन क्या है? C डबल बॉन्ड NOH अगर कहीं पाया जाए तो ये ऑक्साइन होता है। और ये कैसे मिलता है? जब आप किसी भी यौगिक में जिसमें C डबल बॉन्ड पाया जाए, उसकी अभिक्रिया किससे करा दें? NH2OH से करा दीजिए, तो आपको ये ऑक्साइन मिल जाता है। इस अभिक्रिया से क्या स्पष्ट होता है कि ग्लूकोज में C डबल बॉन्ड O अर्थात कार्बोनिल समूह पाया जाता है। ठीक है, आप इतना लिखें फटाफट। देखिए ध्यान से आप लोग, ये रिएक्शन क्या है? ये ग्लूकोज में CHO समूह के उपस्थिति की पुष्टि करेगा। जैसे अभी आपने हाल में ही क्या पढ़ा है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह C डबल बॉन्ड O पाया जाता है। इसके लिए आपने रिएक्शन कौन सा कराया है कि ग्लूकोज की अभिक्रिया अगर आप HCN से करा दें या NH2OH से करा दें तो HCN से कराने पर साइनोहाइड्रीन प्राप्त होता है और NH2OH से कराने पर ऑक्सीन प्राप्त होता है। ये अभिक्रियाएं क्या स्पष्ट करती हैं? ये अभिक्रियाएं स्पष्ट करती हैं कि ग्लूकोज में C डबल बॉन्ड O अर्थात कार्बोनिल समूह पाया जाता है। जहां भी कार्बोनिल समूह होता है वहां HCN और कौन? NH2OH, ये सब अभिक्रिया कर लेते हैं। और देखो, C डबल बॉन्ड O जो है कार्बोनिल समूह एल्डिहाइडो में भी होता है, कीटोनों में भी होता है। तो अभी आपको स्पष्ट करना है कि वो कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड ही है, न कि कीटोन। तो उसके लिए आपको क्या कराना पड़ेगा? ग्लूकोज की अभिक्रिया किससे करानी पड़ेगी? ब्रोमीन जल से कराना पड़ेगा। ब्रोमीन जल एक प्रकार का दुर्बल ऑक्सीकारक पदार्थ है। ब्रोमीन जल से कराएंगे तो जानते हैं क्या होता है? तो जो ये दुर्बल ऑक्सीकारक पदार्थ है, यहां से एक ऑक्सीजन आपको मिलता है और यहाँ जो CHO है वो कन्वर्ट हो जाता है COOH में। बस इसका CHO कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, जो कि जिसका नाम क्या है? ग्लूकोनिक एसिड। क्या नाम है?
तो ग्लूकोज की अभिक्रिया अगर आप ब्रोमीन जल से कराएंगे, ये भी पूछ सकता है कि ग्लूकोज की अभिक्रिया ब्रोमीन जल से कराएंगे तो क्या प्राप्त, तो CHO कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, जिसको आप बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। ये अभिक्रिया क्या स्पष्ट करती है कि ग्लूकोज में CHO समूह पाया जाता है। इसके अलावा अगला रिएक्शन है, आपको मैंने बताया था कि ये फर्स्ट डिग्री एल्कोहलिक समूह भी है ग्लूकोज, फर्स्ट डिग्री एल्कोहलिक समूह। इसके लिए कौन सा अभिक्रिया करना है, तो अगर आप ग्लूकोज के अभिक्रिया जो है, ये बताया ना कि ग्लूकोज में फर्स्ट डिग्री एल्कोहलिक समूह की उपस्थिति की पुष्टि अगर आपको करनी है, ग्लूकोज में फर्स्ट डिग्री प्राथमिक एल्कोहलिक समूह की उपस्थिति की पुष्टि करनी है, तो आप क्या करेंगे, ग्लूकोज को ले लो और ग्लूकोनिक अम्ल, देखो यहां भी फर्स्ट डिग्री एल्कोहलिक समूह है, ग्लूकोज में भी है और ग्लूकोनिक अम्ल में, दोनों में है। लेकिन अगर आपको ग्लूकोज को लिखना है तो केवल ग्लूकोज लिखना कि ग्लूकोज को सांद्र HNO3 के साथ ऑक्सीकृत करने पर आपको क्या मिलेगा, सैकेरिक एसिड। अब क्या है सैकेरिक एसिड बताऊंगा मैं आपको। या ग्लूकोनिक अम्ल लेंगे, चाहे ग्लूकोज लें चाहे ग्लूकोनिक अम्ल लें, दोनों ही सांद्र HNO3 जो कि प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है उसके द्वारा सैकेरिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। यह अभिक्रिया ग्लूकोज में और ग्लूकोनिक अम्ल में दोनों में फर्स्ट डिग्री एल्कोहलिक समूह के होने की पुष्टि करता है, होने की पुष्टि करता है। जैसे अगर आप ध्यान दें, अगर आपने लिया है ग्लूकोज CHO CHOH होल ना, ये पूरा 4 बार है, CH2OH, ये ग्लूकोज है आपका। ग्लूकोज की अभिक्रिया अगर आप करा दे सांद्र HNO3 से, किससे करा दें, जो कि प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है, सांद्र HNO3 से कराते हैं, तो ये प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है, ये एल्डिहाइड को भी कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सिलिक अम्ल में और फर्स्ट डिग्री एल्कोहल को भी किसमें कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्डिहाइड को भी कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सिलिक अम्ल में और फर्स्ट डिग्री एल्कोहल को भी किसमें कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। तो आपको मिल जाता है COOH और CHOH 4 बार मिलेगा, CHOH 4 बार, फिर यहाँ भी क्या मिलेगा, COOH। इसी का नाम क्या है, सैकेरिक एसिड। क्या नाम है ये, इसमें एक COH समूह है, ग्लूकोनिक अम्ल में एक COH समूह है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। ये कौन सा है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, और ये कौन सा है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम है सैकेरिक एसिड। इसका एक और प्रसिद्ध नाम है, इसका नाम है ग्लूकेरिक एसिड। क्या नाम है, ग्लूकेरिक एसिड, लेकिन आपकी बुक में ये नाम दिया है, जानते रहिए, सैकेरिक एसिड। तो ये पूछ सकता है कि अगर आप ग्लूकोज की अभिक्रिया सांद्र HNO3 से कराएंगे तो क्या होगा, तो जब सांद्र HNO3 से कराएंगे तो CHO को भी कन्वर्ट कर देगा COH में और CH2OH को भी कन्वर्ट कर देगा COOH में, जिसका नाम होगा सैकेरिक एसिड। इसके अलावा अगर आपने ले लिया, क्या पता है, आपने ले लिया कौन सा, ग्लूकोनिक एसिड। क्या ले लिया, ग्लूकोनिक एसिड। तो देखो यहां, तो देखो अगर एल्डिहाइड होगा उसको भी कन्वर्ट कर देगा COH में और फर्स्ट डिग्री एल्कोहल होगा उसको भी किसमें कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। कौन, सांद्र HNO3। लेकिन अगर आपका कार्बोक्सिल एल्डिहाइड नहीं है तो केवल इसको कन्वर्ट करेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल में और आपका यही मिलेगा। एक है ही, एक और मिल जाएगा, अर्थात इससे भी क्या मिलेगा, ग्लूकोनिक एसिड से भी आपको क्या मिल जाएगा, सैकेरिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड से भी क्या मिलेगा, सैकेरिक एसिड। तो ये दोनों ही अभिक्रिया है, यह ग्लूकोज में फर्स्ट डिग्री एल्कोहल के होने की पुष्टि करता है और यह ग्लूकोनिक अम्ल में फर्स्ट डिग्री एल्कोहल के होने की पुष्टि करता है। ठीक है, एक और रिएक्शन देख लें, ये वाला तो आप लिखते हो, ऊपर वाला हो गया होगा ना आपका। अच्छा देखिए ध्यान से, अगला रिएक्शन क्या है कि ग्लूकोज में 5 OH समूह पाए जाते हैं। कितने OH समूह, 5 OH समूह पाए जाते हैं। अगर इसकी पुष्टि करना हो तो क्या करेंगे आप, हेडिंग करेंगे क्या कि ग्लूकोज में 5 OH समूह के उपस्थिति की पुष्टि,
तो अगर आपको इसकी पुष्टि करनी है तो जानते क्या करेंगे, अगर आप ग्लूकोज की अभिक्रिया करा दीजिए एसिटिक एनहाइड्राइड से, अगर आप ग्लूकोज की अभिक्रिया किससे करा दें, एसिटिक एनहाइड्राइड से करा देंगे, तो आपको मिलता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। अब क्या होता है बताऊंगा मैं आपको मिलता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। यह अभिक्रिया यह स्पष्ट करती है ग्लूकोज में क्या पाया जाता है, 5 OH समूह। अगर आप, मैं लिखवा दे रहा हूं, ग्लूकोज की अभिक्रिया किससे कराने पर भाई, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड से कराने पर ग्लूकोज पेंटा एसीटेट प्राप्त होता है। ध्यान दें आप, एक ग्लूकोज पेंटा एसीटेट प्राप्त होता है, यह अभिक्रिया ग्लूकोज में 5 OH समूह के उपस्थिति की पुष्टि करता है। चलो पुष्टि करता है लिख देना इधर, ये बीच में थोड़ा लाइटिंग्स आ रही है ना, इधर लिख देना सीधा साफ साफ, उपस्थिति की पुष्टि करता है। अब ये आप समझे। अब देखो, अगर आप ग्लूकोज ले लें, CHOCHOH अच्छा देखें ध्यान से, ये ग्लूकोज है। अगर आप इसकी अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड, जानते क्या है एसिटिक एनहाइड्राइड, आपका ये CH3CO2O, एसिटिक एनहाइड्राइड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, ऐसा। इसका IUPAC नाम है एथेनोइक एनहाइड्राइड, इसका IUPAC नाम है एथेनोइक एनहाइड्राइड। आप इसको शॉर्ट में देखो, शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, AC, इसके बाद इधर O कर लो ना, ACOAC, ऐसा शॉर्ट में इस पूरे ग्रुप को AC कह दे रहा हूँ। एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक वर्ड को शॉर्ट में AC कह दिया जा रहा है, ACOAC थोड़ा सा, ठीक है, ताकि इतना बड़ा ग्रुप ना लिखना पड़े। अगर नहीं लिखना चाहते तो ये कर देंगे, चलेगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये टूटेगा O- H+, O- H+। जानते क्या होता है, ये टूटता है O- H+, O- H+। कुल मिला के 4 बार ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, 4 H+ मिलेंगे, 4 O- उधर मिलेगा, और एक इधर, एक O-, एक H+। ये वाला बॉन्ड जानते हैं, आप इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, चाहे तो ऐसा ब्रेक कर लेंगे। इसका नाम क्या है, मैं नाम लिख दे रहा हूं, इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड या एथेनोइक। IUPAC नाम क्या हो जाएगा, एथेनोइक एनहाइड्राइड। अब जानते हैं क्या होता है, ये टूटता है, C पे आता है प्लस और O पे क्या आता है माइनस। यही O जाके H को हटा के वहीं जुड़ता है, नहीं ये जाके जुड़ेगा यार, H तो इसके पास आके जुड़ेगा, H+ इसके पास आके जुड़ेगा, आपको मिलेगा CH3 COO और H, और ये जो प्लस वाला है C, ये जाके उसी O के पास जुड़ेगा, आपको मिलेगा O, फिर C डबल बॉन्ड O, उसके बगल में CH3, ये C जाके इधर O के पास जुड़ेगा, फिर C जुड़ हो जाएगा, C के ऊपर डबल बॉन्ड O, और उसके बगल में क्या हो जाएगा CH3। ये तो एक का काम हुआ, लेकिन 4 H है, और 4 कुल मिला के 5 H, 5 H है,
तो आप इसके 5 अणु मान लीजिए अपने मन से, 5 अणु मान लो कि 5 आएगा, 5 बार जुड़ जाएगा इससे, आपको मिलेगा 5 बार CH3COO और 5 बार मिलेगा। और जब 5 बार मिलेगा तो 5 बार ये ग्रुप वहां जाएगा, O ना, ये C जाएगा ना, O के साथ में C डबल बॉन्ड O CH3, कितनी बार हो जाएगा? 5 बार। अब देखो क्या मिलता है, आपको मिलेगा CHO, आपको मिलेगा CHO, इसके बाद कितना बड़ा ग्रुप C डबल बॉन्ड O CH3, कितनी बार हो जाएगा? 4 बार इधर हो जाएगा, फिर नीचे CH2O, फिर C डबल बॉन्ड O CH3। समझ पा रहे हैं आप लोग? इसी को बोलते हैं एसीटेट, CH3COO को बोलते हैं एसीटेट। इसका नाम हो जाएगा ग्लूकोज, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। और साथ में क्या निकलेगा? 5 ठो क्या निकल जाएगा? 5 ठो निकल जाएगा CH3COOH। ये समझ पा रहे हैं? 5 ठो निकल जाएगा CH3COOH। अगर आपको बैलेंस करके नहीं लिखना है, सीधा रिएक्शन कराओ कि ग्लूकोज जब भी एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया करेगा आपको मिलेगा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। आप चाहें तो इस इतने बड़े ग्रुप के स्थान पे आप लिख सकते हैं AC, और यहाँ भी क्या लिख सकते हैं? वहां AC 4 बार हो जाएगा और यहाँ 1 बार AC, शॉर्ट में हो जाएगा, लेकिन आप बड़ा ही लिखो, ठीक है, बोर्ड लेवल के लिए बड़ा ही लिखो, इसको छापने आप। अच्छा देखिए ध्यान से, अगला हेडिंग है डी तथा एल विन्यास। एक होता है स्मॉल डी और स्मॉल एल। देखो ध्यान से, जो स्मॉल डी और स्मॉल एल होता है ना, ये दिखाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी को, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक पदार्थ को। स्मॉल एल किसे दिखाता है? वाम ध्रुवण घूर्णक पदार्थ को। आप जानते हैं स्मॉल डी और स्मॉल एल। स्मॉल डी किसे दिखाता है? दक्षिण ध्रुवण घूर्णक पदार्थ को, और स्मॉल एल किसे दिखाता है? वाम ध्रुवण घूर्णक पदार्थ को। आप इसको प्लस से भी दिखा सकते हैं, इसको किससे दिखा सकते हैं? माइनस से। लेकिन यहां बात हो रही है, नहीं आ रहा है क्या? तो ये स्मॉल डी और स्मॉल एल, इसको प्लस से दिखाते हैं, इसको माइनस से। अब आगे बात हो रही कैपिटल डी और कैपिटल एल। आपको कैपिटल डी और कैपिटल एल कैसे पता करना है? देखो, जो कैपिटल डी और कैपिटल एल है, डी और एल विन्यास, इसका यूज होता है केवल कार्बोहाइड्रेटों के लिए और एमिनो अम्लों के लिए। जितने भी कार्बोहाइड्रेट आप यूज करते हैं सामान्य केस में वो डी होते हैं। कौन से होते हैं? कैपिटल डी। अब स्मॉल डी होते हैं कि नहीं इसकी बात नहीं हो रही, लेकिन वो कैपिटल डी होते हैं। जैसे मान लो, देखो, जैसे मैं बात कर लूँ, इससे ग्लूकोज है, आप जानते हैं डेक्स्ट्रो होता है। मैं आपको बताया हूँ कि ग्लूकोज दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है और फ्रक्टोज होता है वाम ध्रुवण घूर्णक। अर्थात ग्लूकोज एल डी होता है, स्मॉल डी, और फ्रक्टोज स्मॉल एल होता है। ग्लूकोज स्मॉल डी होता है और फ्रक्टोज क्या होता है? लेकिन ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही दोनों के दोनों कैपिटल डी होते हैं। तो ये कैपिटल डी वाला उनसे मैच नहीं करता। अब यही बताना है कि ये कैपिटल डी क्या बताता है। जैसे ग्लूकोज स्मॉल डी होता है, फ्रक्टोज स्मॉल एल, लेकिन जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों होते हैं वो क्या होते हैं? कैपिटल डी होते हैं। उनमें जो विन्यास होता है डी विन्यास होता है। अब डी क्या होता है, एल क्या होता है, मुझे यह आपको बताना है। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो सामान्य केस में कैपिटल डी होते हैं, और जितने भी एमिनो अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं? सामान्य केस में हाँ कैपिटल एल होते हैं। ठीक है, अब देखो बात हो रही है डी और एल विन्यास का पता कैसे करेंगे। डी और एल विन्यास का पता करने के लिए आपको देखना है कि मुख्य क्रियात्मक समूह से सबसे अधिकतम दूरी पर जो कायरल कार्बन है, सबसे अधिकतम दूरी पर कायरल कार्बन, जानते हैं कायरल कार्बन ना, जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग समूहों द्वारा पूरी हो। आप जानते हैं कि ग्लूकोज में 4 कायरल कार्बन होता है, आप रटे रहिए। ग्लूकोज में 4 होता है, फिर मैं समझा दूंगा। फ्रक्टोज में 3 होता है। ग्लूकोज में 4 होता है, फ्रक्टोज में 3। तो देखो, अगर आपको डी और एल विन्यास का पता करना है
तो आप मुख्य क्रियात्मक समूह चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो, उससे सबसे अधिकतम दूरी पर उपस्थित कायरल कार्बन पर OH की पोजीशन देखनी है। अगर OH राइट साइड होगा तो कैपिटल डी बोलेंगे, अगर OH लेफ्ट साइड होगा तो क्या बोलेंगे, कैपिटल एल। अब वो स्मॉल डी या स्मॉल एल है कि नहीं इसका नहीं पता कर सकते आप, ठीक है, इसके लिए थोड़ा आपको रटना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल देखो, एक होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड, क्या होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड, इसमें डीएल कैसे पता करें? ग्लिसरॉल्डिहाइड आपको मैं बताया हूं ना कि ये होता है CHO होता है और होता है CHOH और क्या होता है CH2OH, यही है। आप चाहो तो H को इधर लिख लो, थोड़ा पीछे कर दो, क्या दिक्कत है। अच्छा, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड में देखो मुख्य क्रियात्मक समूह ये है, और ये कार्बन तो कायरल नहीं है क्योंकि इस पे 2 ग्रुप रिपीट हो रहे हैं, 2H के समान टाइप का ये नहीं होगा। हाँ, ये कार्बन हो सकता है कायरल, ये कार्बन क्या हो जाएगा कायरल। इस जो ये मुख्य क्रियात्मक समूह है, इसके बाद जो कायरल कार्बन है, हालांकि दूरस्थ होना चाहिए लेकिन एक ही है तो क्या करें, यहाँ तो कायरल कार्बन की संख्या 1 है, उसी पे देखो कि OH किधर है, यहाँ OH राइट साइड है ना, ये क्या है राइट साइड, तो इसको बोलते हैं डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। कौन सा ग्लिसरॉल्डिहाइड, डी। और ग्लिसरॉल्डिहाइड डेक्स्ट्रो भी होता है, कैसा होता है डेक्स्ट्रो का मतलब जानते हैं ना कि भाई समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को किधर घुमाता है, राइट। और आप जो यूज करेंगे वो डी वाला यूज करेंगे, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स आप ग्लूकोज फ्रक्टोज वगैरह जो भी यूज करोगे वो सब कौन सा यूज करेंगे, स्मॉल डी वाला, स्मॉल डी नहीं, कैपिटल डी वाला। जैसे आप ग्लूकोज है फ्रक्टोज है, आप ग्लूकोज ने भी कहा ग्लूकोज भी कैपिटल डी वाला होता है, फ्रक्टोज भी कैपिटल डी वाला होता है, लेकिन ग्लूकोज तो स्मॉल डी होता है क्योंकि वो डेक्स्ट्रो होता है, और फ्रक्टोज कैसा होता है स्मॉल एल क्योंकि वो लीवो होता है। आपको रटाया गया है कि ग्लूकोज क्या होता है डेक्स्ट्रो और फ्रक्टोज कैसा होता है लीवो। अब देखो इसका नाम लिखते हैं डी, कैपिटल डी, क्योंकि भाई इधर देखो OH का पोजीशन इधर है तो डी लिखा जाएगा। इसके बाद जो ये होता है ना ये डेक्स्ट्रो होता है तो इसके लिए प्लस लिखते हैं, इसका नाम होता है डी प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड, डी प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड। अगर यही OH बदल जाए तो आप जानते हैं क्या बोलेंगे एल। और जो डी और एल नहीं होते, चाहे वो वाला DL हो चाहे ये वाला DL, इसमें एक सिमिलरिटी है कि डी का अगर डी का जो एल बनाएंगे आप वो होगा मिरर इमेज, क्या होगा, और जब भी मिरर इमेज बनाएंगे, मिरर जानते हैं दर्पण प्रतिबिंब रूप, यार जब भी मिरर इमेज बनाएंगे उसमें केवल कायरल कार्बन पर जो भी समूह है उनकी व्यवस्था को बदल देना है, और जो कार्बन कायरल नहीं है उनकी व्यवस्था में परिवर्तन करे चाहे, ऐसा आपको बताया गया कि जो भी कार्बन कायरल होंगे उन्हीं में जो समूह होंगे उनकी व्यवस्था में परिवर्तन करेंगे आप। जैसे मैं लगा दिया दर्पण, मिरर लगा दिया, हम क्या लगा दिया, तो जानते हैं क्या होगा CHO में कोई परिवर्तन नहीं है, CHO बस ये वाला OH इधर चलाएगा और ये वाला H इधर, और ये आपको मिल जाएगा CH2OH, CH2OH। तो ये मुख्य कायरल कार्बन है, इस पर OH लेफ्ट में, तो आप बोलेंगे L, कैपिटल L है, और प्लस का बन जाएगा माइनस, ये बात है थोड़ा सा। लेकिन आप जिस ग्लिसरॉल्डिहाइड का यूज करते हैं वो ये वाला होता है। मैं कुल मिला के आपको डी और एल में अंतर बता रहा हूं, बस आप जो यूज करेंगे डी वाला होगा, लेकिन एल क्या है बता दे रहा हूं। जैसे मान लो वही है ना कि मुख्य जो है ना मुख्य क्रियात्मक समूह से जो दूरी पर कायरल कार्बन हो उस पर OH देख लो, यहाँ OH राइट था डी का, पीछे होगा तो क्या बोलेंगे एल, और डी और एल एक दूसरे के क्या होते हैं दर्पण प्रतिबिंब। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपको कि डी तथा एल क्या होते हैं मिरर इमेज, क्या होते हैं, आ रहा है ना वीडियो, देखो वीडियो, मिरर इमेज होते हैं, ठीक है। तो आप यहां क्या बोलेंगे L माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्लियर हो पा रहे हैं? अब देखो अगर यही मैं ग्लूकोज के लिए लगाऊं, किसके लिए लगाऊं, अगर यही स्ट्रक्चर्स मैं यूज करूं ग्लूकोज के लिए, ग्लूकोज आप जानते हैं प्लस होता है डेक्स्ट्रो होता है, तो देखो जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनता है CHO CH। अब देखो सही कायदे में 5 कार्बन और लिख लिया जाए, 5 कार्बन और लिख लिया जाए। अच्छा देखें आप
OH लगाओ। देखो मैंने तरीका बताया था इसका ना, तरीका आपको नहीं बताया क्या इसका? देखो ग्लूकोज का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, ऐसे 3 OH लगा लीजिएगा, CHO और उसके अलावा 5 कार्बन। ये सही स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, वास्तविक संरचना ग्लूकोज की है ये। वो तो रिएक्शंस में यूज होता है कि CHOH 4 बार कर लेते हैं आप, CH2H नीचे, लेकिन वास्तव में OH का पोजीशन ऐसे होता है कि 3 OH इधर और 2 OH विपरीत साइड। बाकी H लगा लो, H यहाँ 2 लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 2 वैलेंसी खाली है, तो आप यहाँ पे क्या लगा दें, 2H, बाकी यहाँ 1H, बाकी यहाँ 1H, बाकी यहाँ 1H, यहाँ 1H। ये सभी के सभी कार्बन जो है कायरल है, चारों के चारों कार्बन क्या है। इससे सबसे अधिकतम दूरी पर कौन सा होगा कार्बन, यही। आपको सबसे अधिकतम दूरी पर जो कायरल कार्बन होगा, ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर्स है जो जिससे आप जो है रिएक्शंस वगैरह, रिएक्शन नहीं, आप इसी स्ट्रक्चर से ग्लूकोज की चक्रीय संरचना बनाएंगे, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना, ठीक है। तो ये ग्लूकोज है, तो ये सबसे अधिकतम दूरी पर 4 कायरल कार्बन है, सबसे अधिकतम दूरी पर ये है। तो इस पर देखो कहाँ है, राइट में है ना, OH राइट में, तो आप बोलेंगे कैपिटल D और प्लस ग्लूकोज, क्या बोलेंगे, ग्लूकोज का पूरा नाम यही है, D प्लस ग्लूकोज होना चाहिए। अभी ग्लूकोज का यूपीएससी नाम वगैरह लिखाऊंगा, वास्तव में जो ग्लूकोज होता है वो D प्लस ग्लूकोज होता है। प्लस क्योंकि डेक्स्ट्रो होता है, और D क्यों, क्योंकि उसमें जो सबसे अधिकतम दूरी पर कायरल कार्बन होता है उस पर OH कहाँ होता है, राइट। और इसका एल बनाना हो तो बना लेंगे एल ना भाई, मिरर लगा दीजिए आप, CHO कर लो, इसके बाद बाकी 5 कार्बन लिख लिया, तब इसके बाद बदला जाए। इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे आप, यहाँ ला दो OH, यहाँ OH, यहाँ OH, यही होगा, और यहाँ OH, बाकी H लगा लीजिए आप, याद इसको कीजिए, एल तो बना लेंगे आप, D याद रखो, एल बन जाएगा। इसका नाम जानते हैं क्या होगा, इसमें जो सबसे दूरी पर कायरल कार्बन है यही है, इस पे जो है लेफ्ट में है तो इसका नाम होगा L, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस ग्लूकोज, और आप ग्लूकोज का यही यूज करते हैं। अच्छा मान लो अगर मैं फ्रक्टोज का बनाऊं, ये वाला शायद आपका हो गया हो, ध्यान दीजिए आप, एक देख लीजिए लास्ट, बस एक आप देख लें लास्ट वाला। मान लीजिए मैं बात कर लूं फ्रक्टोज की, किसकी बात करूं, फ्रक्टोज, देखो 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 फ्रक्टोज का देखो ध्यान से, फ्रक्टोज का बनता है, यहाँ पे कायरल कार्बन 4 है, थोड़ा जानते रहिए, लिख भी लेंगे आप चाहें तो। फ्रक्टोज का बनता है ऐसे, 6 कार्बन लगा लें आप, 2 2 4 2 6, और बीच में होगा कीटोन, क्योंकि कीटोन बीच में ही होता है। बाकी लगा लो, देखो OH ऐसे लगाएंगे आप, OH OH OH, इसके बाद यहाँ OH, इसके बाद यहाँ OH, OH ऐसा कर लेंगे, फिर इधर OH, बाकी H लगा लो, जो भी वैलेंसी खाली है H लगा लीजिए आप, यहाँ 2 खाली है 2 H लगा दीजिए, यहाँ 1 खाली 1 H, यहाँ 1 H, यहाँ 1 H, यहाँ 1 H, और यहाँ पे कोई H नहीं, क्योंकि चारों बॉन्ड पूरा है ना, ये जानते हैं। देखो मुख्य क्रियात्मक समूह कीटोन है, ये भी कार्बन कायरल है, ये भी कार्बन कायरल है, ये भी कार्बन क्या है, कायरल, 3 कार्बन कायरल होते हैं। इससे सबसे अधिकतम दूरी पर यही है, कायरल कार्बन है, उसी पे OH देखो, उसी पर OH देखें आप, राइट में है, तो ये होगा D, और कौन सा, माइनस फ्रक्टोज, क्योंकि फ्रक्टोज कैसा होता है, लीवो रोटेटरी, ये D माइनस फ्रक्टोज, ठीक है। तो आप इसको अगर इसको कैपिटल ही नहीं मानना है, ठीक है, ये अलग चीज नहीं, स्मॉल डी नहीं मानना है, ये अलग चीज है। ये एल भी हो सकता है, ये जो डी फॉर्म है ये एल भी हो सकता है, मतलब डेक्स्ट्रो भी हो सकता है, और लीवो भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि डी हुआ तो डेक्स्ट्रो ही होगा, वो लीवो भी हो सकता है। इसका अगर मिरर बनाएंगे आप, मिरर, तो क्या बनेगा, बस बदल लो पोजीशन, इस पे कुछ मत करो, इस पे भी कुछ नहीं करना है, बाकी कितने, इस पे भी कुछ नहीं करना है ना,
बाकी पोजीशंस बदल दीजिए आप। ओ एच इधर, एच इधर, ओ एच इधर, एच इधर, ओ एच इधर, एच इधर। ये कौन सा होगा? ये होगा एल प्लस कैपिटल एल होगा, क्योंकि देखो इधर लेफ्ट में आ गया है ओ एच। ये होगा एल और इसके बाद प्लस फ्रक्टोज। क्लियर हो पा रहे हैं? ये डी और एल पे थोड़ा सा जानते रहिए भाई, बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं, तो इसको आप लिख लीजिए। इसके बाद जो बातें होंगी ना, जो भी ग्लूकोज की मैं चक्रीय संरचना की बात करूंगा, फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना की बात करूंगा, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना की बात करूंगा, फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना की बात करूंगा, तो वही बातें होंगी। ठीक है, यही आप यहीं तक पढ़िए आज। आज आप यहीं तक पढ़ें, इसके बाद की जो चर्चाएं होंगी वो अगले वीडियो में होंगी, इस वीडियो में नहीं होंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।